ওয়েলকাম টু আর্ট ট্রাভেলার্সে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। এবার 26শে জানুয়ারির রিপাবলিক ডে প্যারেডে দিল্লিতে এবার আমাদের ভারতের সেনাবাহিনীর সাথে সাথে ফ্রান্সের সেনাবাহিনীও অংশগ্রহণ করেছিল। আমাদের রাষ্ট্রপতি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যেমন দিল্লির রাজপথে সেনাবাহিনীর যে গার্ড অফ অনার নিয়েছেন, সেই 26শে জানুয়ারির রিপাবলিক ডে প্যারেড দেখে পাকিস্তানি জনগণের অবস্থা কি হয়েছে তা আপনারা এই ব্লগটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। তারা তাদের দেশের সরকারের সমস্ত যে দুর্নীতির যে সমস্ত কথাবার্তা, যে সমস্ত ভরভর করে বলতে শুরু করে দিয়েছে, সেগুলি দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন আজকে পাকিস্তানের কি অবস্থা। আর আমাদের এই 75 বছরের গণতান্ত্রিক যে রিপাবলিক ডে যে অনুষ্ঠিত হলো 1947 সালে 15ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আজকে আমাদের দেশের কি অবস্থা আর পাকিস্তানের কি অবস্থা দেখুন, দেখতে থাকুন। এই নিচ দিয়ে যাবে এখানে আমাদের প্যারেড এবং পাকিস্তানিদের হাল, দুটো ব্লগ আমি পাশাপাশি রাখছি, দেখতে থাকুন। 1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना। हम 1973 तक बार बार आयन बदलते रहे, ठीक है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहाँ पहुँच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आयन की बात कर रहे हैं। 1950 में इंडिया में आयन बना, वो आयन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आयन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये जस्ट हमारी कंट्री में हुआ है और ये मैंने अपनी आंखों से देखे, मुझे यकीन नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के डिफेंस की बात कर लें, वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। और अगर रिपब्लिक डे की बात करें तो उसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। उसमें वो लोगों को बताएंगे भी और एक मैसेज भी देंगे कि इंडिया को कमजोर मत समझो। अगर इंडिया को कमजोर समझोगे तो तुम लोगों की खैर नहीं है। और जब रिपब्लिक डे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, तो हर स्टेट से जो है उनकी वो एक कहते हैं कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था और उनकी लैंग्वेजेस हो गए, और इसके साथ साथ उनकी तीनों आर्मी मौजूद थी, एयरफोर्स भी मौजूद थी, नेवी भी मौजूद थी, आर्मी भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ वो सारा डिफेंस भी मौजूद था जो मेड इन इंडिया था। ये बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगी, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने हर स्टेट को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर हम डांस की बात कर ले, वहाँ पर हर कल्चर का डांस वो दिखा रहे होते हैं। डिफेंस की बात कर ले, वो हर डिफेंस को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इंडिया के पास ये सब कुछ मौजूद है। और वो अगर इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। क्योंकि अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें, फ्रांस को उन्होंने इन्वाइट किया तो ऑब्वियसली इनमें मीटिंग भी होगी, फ्रांस से मंगाया भी जाएगा और इंडिया उनको देगा भी, क्योंकि मोदी जी अगर जिसको बुला लेते हैं तो वो उनके म्यार के मुताबिक होता है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे अफसोस होता है कि यार हमारे रिलेशन अपने हमसाए से इतने अच्छे क्यों नहीं है। बाकी भी मैंने हमें जाना चाहिए था, हमारा बॉर्डर एक साथ लगता है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी बदौलत हम जा नहीं सकते। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि यार काश हमने यूट्यूबिंग 2016 या 17 में स्टार्ट की होती, काश हमने हमसाए मुल्क को देख तो आते, वहाँ पर विजिट तो कराते, वहाँ के लोगों से तो मिले थे। लेकिन अब अगर हम बात करें, हमारा दिल करता लेकिन हम जा नहीं सकते। सही बात है। आइन नहीं है मुल्क में, आइन हैगा, अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता है। आइन है, अमल पे कोई अमल नहीं करता। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जो आए रोज मुस्किन हो रहा है और हम लोग आए रोज कमजोर हो रहे हैं। और सिर्फ इसकी एक वजह लाकानूनियत। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही चीज बताई थी, लाकानूनियत। जब तक ये कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी है। 1973 का आयन फिर बदलने की जरूरत है। मैं भी आज हमारी अदलिया जो है वो 141 नंबर पे है, और वो काफिर होके, गैर मुस्लिम होके उनकी अदलिया किस पे है? पहले नंबर पे है। क्यों? नमाजा गया, शुबाजा आया, शुबाजा गया, नमाजा आया, लूटते हैं और भाग जाते हैं। बहुत अच्छा है। महंगाई ने हमें तंग किया है। लोग बच्चों को मार रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, बहुत परेशान किया है ना लोगों ने।
और पुलिस साड़ी बदमाश है। अच्छा, जब उसके अंदर शऊर आता है तो वो कुछ नहीं बन सकता, वो कहते हैं इल बनता है ना वो कुकड़ बनता है। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी सिर्फ मसला वही है कि हमारे मुल्क के हर निज़ाम को, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। एक आर्मी था का इदारा था जिसकी लोग इज्जत करते थे, वो जा रहे होते थे लोग सड़कों पे उनको सलाम करते थे। आज उस इदारे की भी इज्जत नहीं रही। तो 1950 में इंडिया का आयन बना और उनका एक ही आयन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ और वो उसी आयन की बदौलत आज वो इतने ज्यादा आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। क्या वहाँ बात पर है? उनका हाँ। आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सकता है। हम तो यहाँ सवाल करें उठा लिए जाते हैं, गैब कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल पब्लिक से ही बताऊंगी, मैं इनसे पूछूंगी ना इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या अहम है? इस्लाम है। रिजल्ट देख ले, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन? आई एम मुस्लिम, इस्लाम है। इस्लाम अहम है। आप क्या कहेंगे? आई एम मुस्लिम, इस्लाम। आप क्या कहेंगे? इस्लाम। आप क्या कहेंगे? जब अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन और आयन की कोई अहमियत नहीं है, तो आपको लगता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? यही सवाल इंडिया की जानिब से पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, दीन तो हर एक का अपना अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम बनेगी। तो यही वजह है कि आज हम कौम नहीं बन पाए क्योंकि हमने आयन को अहमियत नहीं दी। रोटी चुराने वाला बच्चा जो है या बंदा जो है वो जेल में 6-6 साल की सजाएं काट रहा है। हाँ। और वो लोग जो मुल्क लूट कर खा गए हैं उनके लिए माफी है। आईटी सेक्टर में देख लें, मेडिसिन की सेक्टर में देख लें, पूरी दुनिया में, मैं बेसिकली खुद सिविल इंजीनियर हूँ, जबरदस्त। लेकिन क्या है आप सऊदीया जैसे मुल्क में, दुबई जैसे इस्लामी मुल्क में चले जाएं, इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा, वो आईटी को क्या समझेगा? सर, जिस मुल्क जिस के मुल्क में अंदर एजुकेशन का मिनिस्टर हाँ। अनपढ़ होगा, अच्छा, वो एजुकेशन को क्या समझेगा? এবার যে গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী আমাদের সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানের জনগণের এই সমস্ত আমাদের এই প্যারেড থেকে তারপরে আমাদের যে বিভিন্ন রাজ্যের যে ট্যাবলো, যাতে করে আমাদের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সমস্ত যে প্রোগ্রেস, এত বছর ধরে যে আমাদের দেশের যে কর্মকাণ্ড, এই তার যে সার্বিক যে রূপ, তার যে ট্যাবলোর মাধ্যমে এই যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যে রাজপথে 26শে জানুয়ারিতে হয় এবং সেখানে যে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি রূপে, এই সমস্ত যে বিষয়গুলো দেখার পরে পাকিস্তানিদের হাল কি আপনারা তার আশা করি চাক্ষুষ করতে পারলেন। তাই আপনাদের সকলের কাছে আরও একবার ধন্যবাদ আর্টাভেলার্স আমাদের এই ব্লগটি দেখার জন্য। আশা করি আপনাদের যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।